रेखीय आवेश घनत्व। तो जो आकृतियां जो होती है 3 प्रकार की, रेखिक आकृति, एक विमीय, रेखिक या एक विमीय, उसके बाद में द्विविमीय और त्रिविमीय। तो रेखिक आकृतियों में सिर्फ और सिर्फ एक विमा होती है, जैसे लंबाई होती है या चौड़ाई होती है या ऊंचाई होती है। अगर ऐसी आकृतियों पर आवेश वितरित होगा तो उसको अपन कहेंगे रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। अगर इस प्रकार की आकृति द्विविमीय आकृति हो, 2 विमाएं हो, जिसका अपन क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, तो उस पर अगर कोई आवेश वितरित होगा तो उसको अपन कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर 3 विमाएं हैं, 3D आकृति है, 3 विमाएं हैं, तो उसका क्या होता है, आयतन। अगर ऐसी वस्तुओं को, ऐसी आकृतियों का आवेश वितरित होता है तो उसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। तो अब इन तीनों प्रकार के जो आवेश वितरण है, उन तीनों के लिए अपन पढ़ेंगे आवेश घनत्व। जैसे रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व। तो घनत्व अगर अपन 11th क्लास से पढ़े तो वो क्या था कि द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ये जो घनत्व है ये तो किसका घनत्व है, द्रव्यमान का। किसका घनत्व है, द्रव्यमान का। हो सकता है जैसे इस तरीके की आकृति हो तो वहाँ अपन क्या काम में लेते हैं कि द्रव्यमान बट्टे लंबाई। यहाँ क्या काम में लेंगे, द्रव्यमान बट्टे क्षेत्रफल। और यहाँ क्या काम में लेंगे, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे लंबाई, द्रव्यमान बट्टे क्षेत्रफल, द्रव्यमान बट्टे आयतन। जैसे इस वाले से अपन समझे कि द्रव्यमान बट्टे जो लंबाई है उसका मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान बट्टे लंबाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर इसको कितना मान लिया 1, तो ये क्या क्या परिभाषा हो गई इस सूत्र की, उसकी हो गई प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ऐसे ही प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान। तो ये जो घनत्व है ये तो किससे संबंधित है, द्रव्यमान से संबंधित है। अगर अपन द्रव्यमान न पढ़ करके यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की। किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की। तो वहाँ क्या आ जाएगा, आवेश बट्टे लंबाई, आवेश बट्टा क्षेत्रफल और आवेश बट्टा आयतन। तो वो जो घनत्व है उसको अपन लिखना पड़ता है, कौन सा घनत्व होता है, वो आवेश घनत्व है। द्रव्यमान के लिए नहीं लिखना पड़ता है कि ये द्रव्यमान घनत्व है, लिखो तो भी सही है, न लिखो तो भी सही। अकेले घनत्व का मतलब कौन सा घनत्व है, द्रव्यमान घनत्व। अगर आवेश का घनत्व है तो क्या लिखना पड़ता है, उससे पहले आवेश लिखना पड़ता है, आवेश घनत्व। और कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। और एक और याद रखना है कि जो घनत्व होता है, चाहे वो द्रव्यमान का हो, चाहे वो किसका हो, आवेश का हो, वो नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे अपन इसके लिए बात करें, इस आकृति के लिए कि घनत्व है, इसके इतने भाग का घनत्व है, इतने भाग का घनत्व है, क्या है, सेम। इतने से टुकड़े का भी घनत्व क्या है, सेम। तो घनत्व एक ऐसी राशि होती है जो उस आकृति के एक छोटे से टुकड़े का भी उतना ही होता है, एक बड़े टुकड़े का भी उतना होता है और पूरी आकृति का भी उतना ही होता है। इसको अपन क्या लिखते हैं, घनत्व है नियत रहता है। घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व है। तो रेखीय आवेश घनत्व से पहले अगर अपन बात करें कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो यदि आवेश का वितरण किस प्रकार से हो, किसी तार पर हो, तो वो जो आवेश का वितरण वो कैसा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है। अब अगर इसमें जो राशि है रेखीय आवेश घनत्व है उसको अपन ज्ञात करें तो याद रखना रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा से। तो ये क्या सूत्र हो गया इसका, आवेश बट्टे, भाई रेखीय वस्तु में क्या होती है, ओनली लंबाई, तो आवेश बट्टे लंबाई। तो लैम्बडा बराबर आवेश बट्टे लंबाई को अगर लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, Q बट्टे L, या ऐसे प्रति एकांक
लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। थोड़ी देर पहले क्या होता था कि घनत्व एक ऐसी राशि होती है जो छोटे से टुकड़े के लिए भी वही मान होता है और उसके पूरी आकृति के लिए भी वही मान होता है, मतलब घनत्व नियत रहता है। तो अगर आपको ये कहा जाए कि इस टुकड़े का, इस अल्पांश का घनत्व है वो ज्ञात करो, तो मान लो इस अल्पांश पर ये जो लंबाई है वो कितनी है? डी r। ये जो आवेश है कितना मान लिया? डी क्यू। तो ये क्या हो गया? डी क्यू बाई डी r। तो इसको डी लैम्बडा से प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये भी क्या होगा? लैम्बडा ही होगा। मतलब ये दोनों मान क्या होंगे? सेम। अल्पांश के लिए रेखीय आवेश घनत्व है और पूरी आकृति के लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। उसके बाद में पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जैसे मान लो ये कोई वर्ताकार पृष्ठ है, गोलाकार नहीं है, किस प्रकार से है? वर्ताकार। तो द्विविमीय आकृति हो गई, क्षेत्रफल होता है, तो क्या निकलेगा इसका? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर अपन बात करें पृष्ठीय आवेश वितरण की तो किस प्रकार से लिखेंगे? यदि आवेशों का वितरण इस प्रकार से हो या किस प्रकार से? उसके पृष्ठ पर हो। किस पर हो? पृष्ठ पर हो, तो वो वितरण कैसा कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो अपन ज्ञात करेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम इसी प्रकार से वो क्या हो जाएगा? आवेश बटा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल, तो आवेश Q बटा क्षेत्रफल S। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि कितने प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश को ही क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व। ऐसे ही अगर आपको ये कहा जाए कि इस पर कोई अल्पांश लेना है तो उस अल्पांश के लिए डी क्यू बाई डी एस, और ये दोनों मान क्या होंगे? समान होंगे। दोनों मान क्या होंगे? समान होंगे। उसके बाद में तीसरा कौन सा है? आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण, अगर आप वितरण को परिभाषित कर रहे हो तो किस प्रकार से लिखोगे कि आवेशों का इस प्रकार का वितरण। किस प्रकार का? कि उस जो आकृति है उस आकृति के संपूर्ण आयतन में यदि आवेश वितरित हो तो वो आवेश वितरण कैसा कहलाता है? आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अब आयतन आवेश वितरण तो क्या सूत्र हो जाएगा? आवेश बटा आयतन, और आवेश Q बटा आयतन V। तो Q बटा V, अगर अल्पांश की बात करें तो मान लो आयतन अल्पांश, तो क्या मान लिया? dV, और उस dV अल्पांश पर कितना आवेश मान लिया? dQ। तो ये dQ बाई dV ये अल्पांश के लिए और ये पूरी आकृति के लिए, तो दोनों ही मान क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, दोनों मान कैसे होंगे? सेम। पृष्ठीय आवेश घनत्व उसको अपन सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से। और आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं रो से। किससे? रो से। अब उसके बाद में आगे का जो टॉपिक है वो इन्हीं से संबंधित है। वो किस प्रकार से है? पहले चैप्टर में पढ़ा था किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। जैसे ये बिंदु आवेश है और इसके कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? कितना होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। किस नियम से ज्ञात किया? कूलाम नियम से। ठीक है। अब जैसे बिंदु आवेश न होकर के हो सकता है वो आवेश कैसा हो? रैखिक आवेश हो, और इस रैखिक आवेश से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये मान लो बिंदु P है, यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र होगा? ज्ञात कर सकते हैं कूलाम नियम से। लेकिन कूलाम नियम से अगर ज्ञात करेंगे तो प्रक्रिया क्या होती है? जटिल होती है। सरल प्रक्रिया किससे होती है? गाउस नियम से। तो यहाँ किस नियम से ज्ञात करेंगे अपन? गाउस नियम से। ऐसे ही यहाँ आवेश वितरण, ऐसे ये बिंदु आवेश,
ये रैखिक आवेश हो सकता है कैसा आवेश हो, पृष्ठीय आवेश, और उस पृष्ठीय आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, वो भी किससे ज्ञात करेंगे, गाउस नियम से। क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही हो सकता है कैसा आवेश वितरण हो, आयतन आवेश वितरण हो, जैसे कोई गोलाकार आकृति है और उस पर आवेश दिया गया है और उस गोलाकार आवेश के कारण क्या ज्ञात करना है, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किससे ज्ञात करेंगे। तो ये वाला टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ने, तीनों के मात्रक तो सरल ही है, लिख सकते हो। इसका मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का क्या हो गया, कूलाम पर मीटर, इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर और इसका कूलाम पर मीटर क्यूब। याद रखना किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको लैम्बडा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, इस वाले से। और आयतन आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं किससे, रो से। घनत्व जो होता है अल्पांश का भी उतना ही होता है और एक संपूर्ण जो पृष्ठ जो भी दिया गया है उसका भी उतना ही होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि अनंत रेखीय आवेश या फिर तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लो इसमें सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा कि ये कोई तार है या रेखीय आवेश वितरण है, अनंत है, तो दोनों तरफ इसको अपन आगे बढ़ाकर दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अनंत, उसके बाद में क्या लिखा हुआ, रेखीय। तो रेखीय है ही, और ये क्या है, आवेश है। तो यहाँ आवेश मान लो, या तो धनावेश मान लो या क्या मान लो, ऋणावेश। तो क्या मान लिया, जैसे ये क्या है, धनावेश है। कैसा है, अनंत रेखीय आवेश। इसका एक उदाहरण क्या होता है, तार। भाई तार पर अगर आवेश वितरण होगा तो वो किसका उदाहरण है, अनंत रेखीय आवेश वितरण का ही उदाहरण है। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो ये इसका बिंदु O है और इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे कि चित्रानुसार एक अनंत रेखीय आवेशित तार है और उसके जो बिंदु O है उस बिंदु O से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसका परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। तो इन दोनों चीज़ों को अपन ज्ञात करेंगे कि यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, उसका मान भी ज्ञात करेंगे और उसकी दिशा भी ज्ञात करेंगे। तो दोनों, सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, एक नंबर पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, दिशा। फिर 2 नंबर पर क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण। तो दोनों के लिए अलग अलग चित्र होंगे। तो ये दिशा के लिए अपन बना रहे हैं। तो दिशा के लिए अपन इसमें कल्पना करते हैं कि ये जो बिंदु O है, इससे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ समान दूरी पर, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों दूरियाँ क्या है, समान है। और यहाँ अल्पांश है वो अपन कल्पना करेंगे, जैसे ये अल्पांश और ये अल्पांश मान लो A और ये अल्पांश क्या मान लिया, B। किस प्रकार से अल्पांश माने, इस बिंदु O से दोनों तरफ समान दूरी पर, समान दूरी, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये, समान दूरी पर अल्पांश कैसे समान, जितना ये मान है उतना ही ये मान। तो ये अल्पांश का मान जैसे आप मान रहे हो कितना, dq, तो ये अल्पांश का मान भी कितना होगा, dq, समान अल्पांश है। ठीक है, अब आपको यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये भी तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, इस आवेश के कारण। तो इस आवेश के कारण अपन क्या कर लेते हैं, पहले इन अल्पांश के कारण ज्ञात करते हैं और फिर इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पूरा आवेश आ जाएगा और उस पूरे आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोबारा से इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया
और फिर उनका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण आवेश आ जाएगा और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दो, इस अल्पांश है, ये वाला अल्पांश, पहले तो अपन सिर्फ दिशा की बात करें तो इस अल्पांश के कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा किस प्रकार से होगी, उसकी दिशा धनावेश के कारण कैसे होती है, बाहर की ओर। तो ये दिशा हो गई विद्युत क्षेत्र की पहले आवेश के कारण, पहले अल्पांश के कारण। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे DE1। डी क्यों लगाया, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, अल्पांश के कारण। 1 क्यों लगाया, क्योंकि ये पहला अल्पांश और ये दूसरा अल्पांश। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, धनावेश के कारण बाहर की ओर। अब इस दूसरे जो अल्पांश है उसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो भी सेम बाहर की ओर। तो ये दूसरा है, तो इसको किससे लिख देंगे, DE2 से। तो सदिश DE2 और DE1। अब ये यहाँ पर इस बिंदु P पर अगर अपन बात करें तो ये दोनों जो दिशाएं हैं विद्युत क्षेत्र की DE1 और DE2, ये न तो समान दिशा में है और न ही विपरीत दिशा में। तो परिणामी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घटक वियोजन। तो इन दोनों, जैसे पहले इसका घटक वियोजन फिर इसका घटक वियोजन अगर अपन करें तो सबसे पहले इन सदिशों का या तो x अक्ष के साथ या y अक्ष के साथ कोण पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ये मान लियो क्या है, थीटा कोण है। अगर ये थीटा कोण है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। क्यों कोण होगा थीटा, तो इसके लिए ध्यान दो कि ये वाली जो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वही क्या है, ये वाली समान दूरी पर है, ये दोनों में वेनिस्ट है। अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, जैसे ये x है ये r है, तो ये कितनी हो गई, √x² प्लस r²। ऐसे ये क्या हो गई, √x² प्लस r। तो दोनों दूरियां क्या हो गई, समान। इसका मतलब दोनों त्रिभुज भी क्या है, समान है, संगत कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यदि ये थीटा तो ये वाली भी क्या होगी, थीटा ही होगा। अब इसमें ध्यान दो आगे, शीर्षाभिमुख कोण ये थीटा, तो ये वाला कोण भी क्या है, थीटा होगा। तो अपन ने ये ज्ञात कर लिया कि यहाँ पर कि ये x अक्ष के साथ ये वाला सदिश कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। घटक वियोजन करेंगे तो एक इस पर आएगा और ये मान लिया यहाँ पर y अक्ष, तो दूसरा किस पर आएगा, इस वाले पे। ये बाहर की ओर है तो दोनों क्या होंगे, बाहर की ओर होंगे। अब ध्यान दो, इसके साथ कौन बन रहा है, तो ये तो हो गए DE1 कोस थीटा, और ये क्या हो गया, DE1 साइन थीटा। उसके बाद में इस दूसरे का DE2 का घटक वियोजन करना है, तो इसमें भी कोण पता करना है, या तो x के साथ या y अक्ष के साथ कितना कोण बनता है वो। तो ये थीटा कोण, तो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना हो गया, थीटा कोण। इसमें देखो एक इस पे आएगा और एक इस रेखा पे आएगा, दोनों बाहर की ओर होंगे, दोनों क्या होंगे, बाहर की ओर। इसके साथ कोण बन रहा है, तो ये तो हो गया DE2 कोस थीटा, और ये वाला हो गया DE2 साइन थीटा। इस तरीके से इनका घटक वियोजन कर लिया। अब इसका मतलब ये दो घटक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है देखने की। ऐसे DE2 का मतलब ये वाला और ये वाला घटक, तो ये इसको यहाँ से हटा देंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र जो अपन ने माना था इन दोनों अल्पांशों के कारण, वो कितने भागों में है, 4 भागों में, 1 2 3 और 4। अगर अपन परिणामी ज्ञात करें तो इन चारों का परिणामी ज्ञात करेंगे। तो पहले इन 2 का कर लो, फिर इन 2 का। ये देखो ये विपरीत दिशा में
इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा। यहाँ DE1 है, यहाँ DE2। अगर ये दोनों के मान DE1 के और DE2 के मान दोनों के अगर समान हो जाए तो ये वाले जो मान है वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दो, क्या DE1 और DE2 के मान समान है या नहीं। तो DE1 और DE2 है क्या, तो ये अपन यहाँ नीचे लिखे हैं कि अल्पांश A के कारण, अल्पांश A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या माना इसको, DE1। किस नियम से ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे कूलाम नियम से। क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अब ये वाले मान देखो, इसमें Q वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है, तो किस आवेश के कारण है, अल्पांश के कारण। कितना अल्पांश से, DQ, तो Q की जगह आ जाएगा DQ। R क्या है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला मान अगर अपन निकालें तो अंडर रूट और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जैसे ये L मान लो, ठीक है, या X मान लो, जो भी है, और ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो कितनी दूरी आई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर आप इसको क्या मान लो, L मान लो। उसके बाद में यह तो DE1 ज्ञात कर लिया, ऐसे क्या ज्ञात करेंगे, अल्पांश B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। क्या माना इसको भाई, अल्पांश B ये है, इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र को क्या माना, DE2। तो फिर से बिंदु आवेश के कारण सूत्र लगाएंगे KQ अपॉन R स्क्वायर का। तो KQ अपॉन R स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, Q की जगह क्या आएगा, DQ, K DQ अपॉन R क्या होता है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो अब फिर से भाई ये दूरी L ली है, तो ये भी क्या ली है अपन ने, L। तो वो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो वाला मान यहाँ रखेंगे। यहाँ क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने अल्पांश, ये वाला अल्पांश लिया है, ये वाला अल्पांश लिया, इसके कारण DE1 है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, DE2। उन दोनों के मान क्या है, समान है। यानी DE1 बराबर क्या है, DE2, DE1 बराबर क्या है, DE2। तो ये वाली चीज़ है, ये डायरेक्टली आप समझ सकते हो, यहाँ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो इस वीडियो में समझ लेना, और ये भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अब डायरेक्टली आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये वाली, कि आपने अल्पांश कैसे लिए, दोनों समान, ये भी उतने मान का है, ये भी उतने ही मान का है, ठीक है। दोनों अल्पांश समान है। जहाँ आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो उसकी दूरी ये वाली दूरी और दूसरे में ये वाली दूरी, दोनों दूरियाँ क्या है, समान है। इसका मतलब समान ही आवेश है और समान दूरी पर ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा, समान ही आएगा। तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि DE1 बराबर क्या होगा इसमें, DE2, ठीक है। डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, ये वो 4 लाइन करके नहीं बतानी इसमें। DE1 बराबर DE2। तो फिर से याद ध्यान दो, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा, दोनों के मान क्या हो गए, इस घटक का मान और इस घटक का मान, दोनों में साइन थीटा है। DE1 DE2 के बराबर है, इसका मतलब ये परिमाण में दोनों क्या है, समान, और विपरीत दिशा में, जैसे इसका मान 10 है तो इसका भी कितना होगा, 10। तो यहाँ प्लस 10 और ये माइनस 10 कितना हो गया, 0। तो इन दोनों का परिणामी कितना हो गया, 0। तो यहाँ अपन लिखेंगे घटक वियोजन करने पर ऊर्ध्वाधर घटक है, कौन से, ये
ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा परिमाण में समान होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों हट गए, तब कौन से बचे? ये दो ही बचे। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इनका, इन आवेश का, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? इन दो की वजह से। ये दोनों क्या है? समान दिशा में, दोनों क्या है? समान। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इन दोनों का योग होगा। और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होगी? ये वाली दिशा होगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी दिशा होगी? ये वाली दिशा होगी। ठीक है, तो आप बस ये चित्र है ना, ये दिशा में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले। ठीक है, और इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी कि घटक वियोजन करने पर ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब इन दो के कारण ही विद्युत क्षेत्र है, और इन दो के कारण जुड़ के प्राप्त हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? इन्हीं की दिशा में होगा। तो ये वाली दिशा हो गई। ठीक है, ये इस तरीके से बाहर की ओर है। आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि ये रैखिक कैसा आवेश है? धनावेश है। रैखिक धनावेश है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हुआ? बाहर की ओर। अगर ये ऋणावेश होता, आप क्या मान लेते? ऋणाव, तो ये सब दिशाएं चेंज हो जाती, ये सारी दिशाएं क्या हो जाती? चेंज। और तब ये और ये किस दिशा में होते हैं? इस दिशा में। और परिणामी विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है? इसी दिशा में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? तार के लंबवत अंदर की ओर। अभी क्या है? तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हो गया दिशा का पॉइंट। थ्योरी के रूप में क्या लिखनी है? दिशा। अगर धनावेश है तो लंबवत बाहर की ओर। अगर तार पर कैसा आवेश है? ऋणावेश, तो अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर। अब दिशा के बाद में क्या याद करना है? परिमाण। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है? सदिश। आपने उसकी दिशा बता दी कि अगर ये धनावेश होगा तो ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, अगर यहाँ ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। अब उसका क्या बताना है? परिमाण बताना है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण किस नियम से ज्ञात करना है? गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम जब अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं? गाउसीय पृष्ठ मानते हैं। गाउस के नियम में पढ़ा था ना, क्या मानते हैं सबसे पहले? गाउसीय पृष्ठ। तो यहाँ भी अपन सबसे पहले क्या मानेंगे? गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ किस प्रकार से ऐसा होना चाहिए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए? एक समान। तो यह वाला जो आवेश है अपने को ये दिया गया, ये आवेश रैखिक आवेश है। तो रैखिक आवेश के लिए जो गाउसीय पृष्ठ होता है वो होता है बेलनाकार। बेलनाकार। ऐसे ये रैखिक आवेश था इस तरीके से, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी मान ली? L। अब इसके कारण जैसे यहाँ पर आपको ज्ञात करना था, बिंदु P पर क्या ज्ञात करना था? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दिशा तो ज्ञात कर ली, अब ज्ञात करना है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो B नंबर पॉइंट इसमें क्या होगा? ये तो दिशा का था, B किसका होगा? परिमाण का होगा। तो इसके लिए आप गाउस का नियम अप्लाई कर रहे हो, तो गाउस का नियम अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा? गाउसीय पृष्ठ। इस आकृति के लिए गाउसीय पृष्ठ किस प्रकार से होगा? बेलनाकार। ये दो बार से जैसे अपन को ज्ञात करना है कि रैखिक आवेश है, इससे कितनी दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु है P, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ज्ञात कर ली। अब इस बिंदु पर परिमाण ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए गाउसीय पृष्ठ माना अपन ने। कैसा? बेलनाकार। क्यों? क्योंकि यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, सब जगह अगर होगा, किसी भी जगह पर होगा
तो हर एक बार ये दूरी क्या होगी, सेम होगी। दूरी सेम होगी तो इस बिंदु पर सब पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। और गाउसीय पृष्ठ ही ऐसा होता है कि जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। अब ध्यान दो, इसमें ये जो गाउसीय पृष्ठ है इसमें अपन दो सिद्धांत काम में लेंगे। एक तो सिद्धांत होगा कि आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या ज्ञात कर लो, विद्युत फ्लक्स। और दूसरा गाउस के नियम से क्या ज्ञात कर लो, विद्युत फ्लक्स। देखो ध्यान दो, अगर अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से काम में ले तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी एस। अगर अपन गाउस के नियम से काम में ले तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ये भी क्या है, विद्युत। ये किससे, परिभाषा से, ये किससे, गाउस के नियम से। इसका मतलब ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो बस ये पूरे जो अपनी थ्योरी डेरिवेशन है इसमें यही है मैंने, एक बार फ्लक्स की परिभाषा, एक बार गाउस का नियम, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। और बराबर करने से क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। भाई ये मान है, ये किसके बराबर करोगे, इसके बराबर। और एस का पक्षांतरण करोगे तो कौन बचाएगा, ई। और ई ही अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब इसमें जो भी आकृति आपने काम में ली है उसमें सबसे पहले आप ज्ञात करोगे उसका आवेश घनत्व। तो कैसी राशि, कैसा आवेश है ये, रेखीय। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लो ये लंबाई कितनी है, एल। तो एल लंबाई पर कितना आवेश मान लिया, यह जो आवेश है इसको क्या मान लिया, क्यू। तो क्यू बटा एल। ये जो तार आपको दिया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, लंबाई क्या है, एल, आवेश कितना है, क्यू। तो घनत्व क्या हो गया, लैम्ब्डा बराबर क्यू बटे एल। ये अपनी हो गई समीकरण एक, ठीक है। और यहाँ से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q बराबर क्या हो गया, लैम्ब्डा एल, ठीक है। तो ये वाली समीकरण अपने काम में आएगी आगे, Q बराबर लैम्ब्डा एल की, लैम्ब्डा बराबर Q बटे एल। और इससे Q बराबर क्या आ गया, लैम्ब्डा एल, समीकरण नंबर एक। तो ये तो आपको सबसे पहले ज्ञात करना ही, गाउस का नियम का अनुप्रयोग करना। तो उसमें सबसे पहले वो घनत्व कौन सा है वो ज्ञात करके लिखना है। अब ध्यान दो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या याद करें, ये जो गाउसीय पृष्ठ है, इस गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स किस नियम से ज्ञात कर रहे हैं, फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। अब जैसे अपन थोड़ी देर पहले गाउस के नियम की उत्पत्ति में पढ़ के आए थे कि इस तरीके से यहाँ कोई आवेश क्यू और यहाँ पर अपन ने अल्पांश लिया था, अल्पांश का क्षेत्रफल क्या लिया था, ds, ठीक है। इस अल्पांश से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर ई डॉट ds। ये तो क्या है, अल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है। अगर अपने को इस पूरे पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इस अल्पांश वाले फ्लक्स का क्या कर देंगे, समाकलन। तो फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds। तो विद्युत फ्लक्स का क्या सूत्र होता है, वेक्टर ई डॉट डी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, या फिर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का समाकलन। तो ये एक ही बात हुई ना, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो अगर वो जो बंद पृष्ठ अगर आपको किस में अल्पांशों में विभाजित हो सके तो आप कौन सा सूत्र काम में लोगे, वेक्टर ई डॉट डी एस। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे अपन कि वेक्टर ई डॉट डी एस का समाकलन, ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का समाकलन।
अब इसमें ये जो समीकरण नंबर अपन 2 मान लें कि फाई बराबर क्या होगी वेक्टर ई डॉट डी एस। इसको अगर अपन आगे करना चाहे कि यहाँ पे आप बंद समाकलन का निशान दर्शा दो, वे बंद पृष्ठ है तो क्या होगा बंद समाकलन, मतलब ये पूरा पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ कितने भागों में विभाजित हो सकता है, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला। जैसे ये बेलनाकार पृष्ठ है ये वाला, तो इस बेलनाकार पृष्ठ में एक पृष्ठ तो ये वर्ताकार, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ ये वर्ताकार, एक ये 2, और तीसरा ये वाला पृष्ठ ये कैसा है वक्र आकार। तो एक बेलनाकार पृष्ठ को कितने पृष्ठों में विभाजित कर सकते हैं 3 में। तो यहाँ भी ये क्या है वेक्टर ई डॉट डी एस समाकलन, ये कौन सा पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ 3 भागों में विभाजित हो सकता है। तो इस समाकलन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 3 समाकलन में तोड़ दिया, एक किसके लिए, एक तो पहले पृष्ठ के लिए, फिर प्लस वेक्टर ई डॉट डी एस कौन से पृष्ठ के लिए, दूसरे के लिए, फिर प्लस समाकलन कौन से पृष्ठ के लिए, तीसरे पृष्ठ के लिए। इस तरीके से ऐसे लिखने का मतलब ये दोनों क्या है बराबर ही है। ये पूरा पृष्ठ के लिए था, पूरे के लिए, और ये पूरा किस में विभाजित हो रहा है 3 पृष्ठों में विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये अब इसमें आप अगर आप दर्शाना चाहो कि S1 S2 S3 किसको मान रहे हैं, तो जैसे आप इस वाले पृष्ठ को क्या मान लो S1, ऊपर वाले वर्ताकार पृष्ठ को, इस वाले बीच वाले पृष्ठ को इसको क्या मान लिया वक्र पृष्ठ को S2, और इस तीसरे को क्या मान लिया S3 नीचे वाले वर्ताकार पृष्ठ को, ठीक है। अब अगर इसमें अपन फ्लक्स की परिभाषा को और आगे सरल करें तो ये वाला क्या होगा कि फाई बराबर समाकलन किसके लिए पहले पृष्ठ के लिए, और ये क्या हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कोस थीटा। तो ऐसे तीनों के लिए अपन सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा और ये भी ई डी एस कोस थीटा किसके लिए S1 के लिए, S2 के लिए और किसके लिए S3 के लिए। अब ध्यान दो इसमें इन तीनों में जो थीटा की वैल्यू वो कितनी है, पहले पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, दूसरे के लिए कितना है और तीसरे के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है। इन जो तीनों पृष्ठ है इन तीनों में थीटा की वैल्यू देखो, थीटा ये पहले पृष्ठ में, थीटा दूसरे पृष्ठ में और थीटा तीसरे पृष्ठ में। तो पहले आप S1 की बात करो कि यहाँ पर कितना है थीटा का मान। तो थीटा क्या क्या होता है, क्षेत्र, कौन सा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे होगा बाहर की ओर, क्यों, तो बिंदु P कहाँ है, इस वाले भाग पर स्थित है ना, बिंदु P कहाँ है, इस वाले भाग पर। किस कैसा आवेश है, धनावेश। तो इस पृष्ठ इस वाले भाग पर जो बिंदु P है उस पर धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बाहर की ओर होगा। अच्छा ये पृष्ठ किस प्रकार से है, ये वाला पृष्ठ ऐसे ऊपर वाला पृष्ठ है, तो ये ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा ऊपर की ओर, क्योंकि इस तरीके से तल के लंबवत। तो यहाँ ये इस तरीके से ये वाली दिशा किसकी हो गई क्षेत्रफल सदिश की। तो इसको आप दर्शा सकते हो डी एस, वेक्टर डी एस, कौन सा क्षेत्रफल पहला। अब दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दूसरे पृष्ठ के लिए यह जो बिंदु P है यहाँ इस पर स्थित है, इस धनावेश के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर। तो ये तो हो गया वेक्टर E की दिशा। अब वेक्टर ds या क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इस तरीके से ये वाला पृष्ठ है, क्षेत्रफल क्या होगा लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो ds, क्षेत्रफल सदिश ds2, मतलब दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अभी तीसरे पृष्ठ के लिए जैसे यहाँ बिंदु P है तो ये तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और ये जो पृष्ठ है तीसरा वर्ताकार इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर। तो ये ds3। तो इन तीनों को देखते हुए अपन यहाँ इसमें इस वाले में लिखें तो फाई बराबर
पहले में ई डी एस कोस थीटा की वैल्यू पहले में कितनी है 90 डिग्री, यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना 0, और यहाँ थीटा कितना है, यहाँ थीटा है 90। तो इन तीनों में वैल्यू है जो भी है कोस 0, दूसरे में ई डी एस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो कोस 0 प्लस तीसरे में ई डी एस तीसरे के लिए कितनी है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री। अब इन तीनों को सरल करें। कोस 0 का मान होता है पहले में थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, पहले में थीटा का मान है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, और यहाँ कोस 0 है तो कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो ये वाले दोनों मान यहाँ रखें, तो ये दोनों मान रखेंगे तो कोस 90 हो गया 0, इससे इंटू करेंगे तो ये पूरा पद कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद में प्लस दूसरे में कोस 0 कितना होगा 1, तो यहाँ जो बचेगा वो पृष्ठ 2 के लिए बचेगा ई डी एस। फिर तीसरे में कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कोस 90 0 है तो पूरा कितना हो गया 0। इस तरीके से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फ्लक्स अपने पास प्राप्त हुआ ई डी एस समाकलन कौन से पृष्ठ का, केवल दूसरे पृष्ठ का, तो इसको अपन समीकरण नंबर लिखें 2। अब उसके बाद में इसमें पहले तो किससे ज्ञात करते हैं, जो गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स, पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और उसके बाद में गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से क्या ज्ञात करें, गाउसीय पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई, वो बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, उस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, तो इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश मतलब इस रेखीय आवेश, तो इस रेखीय आवेश को कितना मानना है क्यू, तो सिग्मा क्यू का मान क्या है कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा क्यू की जगह कैपिटल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये समीकरण नंबर 3। ये जो विद्युत फ्लक्स है वो किससे, गाउस के नियम से। ये वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो किससे है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। इसका मतलब दोनों समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो दोनों को बराबर रखें इसको। तो ये वाली समीकरण है समाकलन S2 ई डी एस बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो Q का मान है वो कितना है, लैम्डा एल बटे Q का मान है लैम्डा एल। तो अगर यहाँ अपन और आगे लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं कि Q बराबर कितना होगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी एस समीकरण 2 बराबर कर रहे हैं किसको, समीकरण 3 को। तो समीकरण 3 में फाई की वैल्यू है लैम्डा एल, तो यहाँ क्या लिखेंगे लैम्डा एल। अब इसके बाद में इसको सरल करना आगे, ई डी एस S2। यह जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए समाकलन, तो ई तो क्या है, ई तो होता है कांस्टेंट एक समान। मतलब गाउसीय जो पृष्ठ होता है उस गाउसीय पृष्ठ, ऐसा गाउसीय पृष्ठ होता है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान। मतलब ई तो क्या नियत है, तो यह तो समाकलन करते समय क्या क्या हो गया, बाहर आ गया, और सिर्फ क्या बचा डी एस। कौन से पृष्ठ के लिए, S2 के लिए, बराबर लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, ds का मतलब समाकलन, ds का मतलब इसका जो समाकलन का मतलब योग या फिर टोटल क्षेत्रफल, कौन से पृष्ठ का, दूसरे पृष्ठ का। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि ई ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s, ds मतलब अलग क्षेत्रफल,
और ds का समाकलन का मतलब टोटल क्षेत्रफल। कौन से पृष्ठ का? दूसरे का। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं s की जगह S2 बराबर लैम्बडा L बटे एप्सिलॉन नोट। अब दूसरा पृष्ठ क्या है? दूसरा पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, यह वाला पृष्ठ। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर और एच। आर तो क्या उसका, उसकी त्रिज्या, और एच क्या होती है उसकी ऊंचाई। तो यहाँ एच की जगह क्या काम में लिया? एल। तो 2 पाई आर एल बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन नोट। अब इसमें अगर सरल करें तो ये अपने पास में समीकरण बचेगी कि ई बराबर लैम्बडा एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। ये जो 2 पाई आर एल है इसका पक्षांतरण कर दिया यहाँ पे, और ये जो ई का मान एल से एल कैंसिल, लैम्बडा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नोट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत रेखीय आवेश के कारण लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट।